जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज से 2 दिन पहले यानी कि 6 जुलाई 2024 को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्रांति बैच को लॉन्च किया था और आपको बताया था कि जो आपका कंप्लीट प्रीलिम्स 2025 का आने वाला है उसके लिए मैं कंप्लीट क्लासेस यूट्यूब पर ही लूंगा। एक बैच फॉर्मेट में मैं इन क्लासेस को कंडक्ट करूंगा और अगर आपको मेरी तरफ से मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आके मेंस पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आके भी आप मेंस पढ़ सकते हैं। तो मेंस का पूरा जो सेक्शन है वो आपको ऐप और ऑफलाइन पे मिलेगा और प्रीलिम्स 2025 के लिए 100% जो आपको सेक्शन मिलेगा वो इसी क्रांति यूट्यूब बैच में मिलेगा। और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ तभी शुरू करना इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ तभी शुरू करना जब ये शुरुआत के 3 से 4 मिनट का इंट्रो देख लो। अगर आपने 3 से 4 मिनट का इंट्रो मिस किया तो आपको उतनी अच्छी तरह से ना तो ये सीरीज समझ में आ पाएगी और कैसे तैयारी को आगे बढ़ाना है, ना ही आपको वो समझ में आ पाएगा। सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एमपीपीएससी प्री 2025 और इस पूरी प्री 2025 की प्रिपरेशन को जिस बैच के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे उसका नाम है क्रांति यूट्यूब बैच। आज इस बैच का लेक्चर नंबर 1 है, तो लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर भी पोस्टेड रहेगा और मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं कोने में भी उसको पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर भी लिखा है। और नीचे हमेशा की तरह आपको नीचे मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ तो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर अगर शिफ्ट करूँगा तो आपको प्रॉपर नाम दिखेगा। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश बजट 2024-25 और ये आज उसका भाग नंबर 1 है। ठीक है, अच्छा, अब फटाफट से 2-3 चीज़ें आप मुझसे सुनो। ये तो टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, जल्दी जल्दी आगे लेके चलूंगा, मैं आपको ज़्यादा इंट्रो में समय लगाऊंगा नहीं। डिटेल्स अबाउट क्रांति बैच, कवरेज कि इस बैच में क्या कवर होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी प्री 2025, ये केवल प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है। स्टार्टिंग डेट क्या है? 8 जुलाई 2024 जो कि आज है। माध्यम क्या रहेगा? बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी। मैंने आज तक कभी भी कोई लेक्चर एक भाषा में नहीं डाला है। हमेशा मेरे सारे लेक्चर्स, चाहे आप ऑफलाइन मुझसे पढ़ लो, चाहे ऐप पर कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके आप मुझसे पढ़ लो, या यूट्यूब पर आप मुझसे पढ़ लो, सारे लेक्चर्स की डिलीवरी बाइलिंगुअल होती है। वो अलग बात है कि कंटेंट की जो उपलब्धता है, अगर सरकार ने वो कंटेंट की उपलब्धता हिंदी में ही करवाई है तो रहेगा भले ही स्क्रीन पे हिंदी, परंतु मैं आपको दोनों ही भाषाओं में पढ़ाऊंगा। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में इक्वली कंफर्टेबल हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी समय अवधि क्या रहेगी क्रांति बैच की? तो जब तक आपका 2025 का प्री नहीं आ जाता, तो दिसंबर तक तो आने नहीं वाला, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने तो ये हो गए। जनवरी फरवरी का समय भी आराम से मिलेगा अपने को, 8 महीने, क्योंकि 2025 का प्रीलिम्स 2025 में आएगा और 2025 में भी एग्जैक्ट किस महीने में आएगा ये अभी किसी को श्योर नहीं है। तो मान के यही चल रहे हैं कि मार्च के आसपास अगर आता है तो आराम से 8 महीने हैं और 8 महीने तक मैं इस क्रांति बैच में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज दोस्त जरा मेरी आप सुन लो। ये इंट्रो मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि ये इंट्रो सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिए, 2025 के प्री के लिए मैं अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो सब इस क्रांति बैच के अंदर अपलोड होंगी। चाहे मैं 100 वीडियो अपलोड करूं, चाहे मैं 200 वीडियो अपलोड करूं, चाहे मैं 250 वीडियो अपलोड करूं, तो ये सारी की सारी वीडियोस सीक्वेंस में क्रांति बैच के अंदर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 100 200 250 जहां तक भी ये संख्या जाएगी। जब तक प्री 2025 नहीं आ जाता तब तक मैं अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा। ठीक है, इतना सिंपल हुआ। तो जो भी आएगा इसी बैच के अंदर आएगा, इसी सीरीज के अंदर आएगा। आपको इसी प्रकार का फोटो हर वीडियो पे नजर आया करेगा, बस यहाँ पे लेक्चर नंबर चेंज हो जाया करेगा और नीचे जो टॉपिक उस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वो चेंज हो जाया करेगा। दूसरी बात, एक मेरी चीज ये सुन लो कि जब तुमको इतना अच्छा खासा समय मिला है और अगर तुम इस 8 महीने के समय में
सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हो तो हो गई भैया, बेड़ा गर्क हो गया आपका। प्रीलिम्स की तैयारी कर भी लोगे और चलो हमारी दुआएं आपके साथ, आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे तो अगले 3 महीने में मेंस किसी हाल किसी सूरत में नहीं कर पाओगे। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर, उसने प्रीलिम्स की वीडियो देखी होगी, प्रीलिम्स बुक लिस्ट वाली, ये वाली वीडियो उसने देखी थी, तो उस पर कमेंट करता कि आप क्या कहना चाहते हो, 8 महीने में बच्चा केवल प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स पढ़े, मेंस कब पढ़ेगा, मेंस का क्या होगा। अब मैं उस मूर्ख से, उस बुद्धिहीन से क्या बोलूं कि भैया तुम प्रीलिम्स की वीडियो देखोगे तो तुम्हें प्रीलिम्स का ही तो स्ट्रेटेजी पता चलेगी, कंबाइंड वाली वीडियो देखोगे तो कंबाइंड स्ट्रेटेजी पता चलेगी। तो कहने की बात क्या है कि जो 8 महीने आपके सामने हैं, सिर्फ उसमें प्रीलिम्स नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ोगे तो प्रीलिम्स क्रैक करके कुछ वैसे भी नहीं होना है। करना है तो पूरा क्रैक करो, वो प्रीलिम्स का लॉलीपॉप लेके मत घूमो कि भैया हमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। करना है तो पूरा करो क्योंकि लाभ वहीं से है, ठीक है। अब देखो, जब तक तुम्हारा प्री नहीं आ जाता 2025 वाला, तब तक तुमको क्या करना है, अपने दिन का 25% समय देना है प्रीलिम्स में, अपने दिन का 25% समय देना है मेंस में। डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे पास दिन में 5 घंटे हैं तो 2.5 दे दो, 6 हैं तो 3 दे दो, 8 हैं तो 4 दे दो, और 10 हैं तो 5 दे दो, ठीक है। अब तुम जो भी प्रीलिम्स के अंदर पढ़ोगे उसको पढ़ने से पहले तुम्हें ये वीडियो देखना जरूरी है। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो तुमको ना तो बुक लिस्ट पता चलेगी, कैसे उस काम को मैनेज करना है तुमको ये पता चलेगा, और ना ही तुम ये जान पाओगे, जो मैंने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, कि प्रीलिम्स के लिए ना तो कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है, ना ही कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की आवश्यकता है। कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं क्रांति बैच में करवाऊंगा ही करवाऊंगा, और प्लस उसके साथ साथ आपको इस वीडियो के अंदर जो भी बुक लिस्ट बताई है उसको शिद्दत से फॉलो करना है। अगर आपको पढ़ने में डर लगता है, किताबें वगैरह 10-20 पेज भी नहीं पढ़ सकते पूरे दिन के, मतलब कुछ ऐसे कमेंट आते हैं 20 पेज आप कर लोगे, 20 पेज। मैंने कहा भैया तू 20 पेज भी नहीं कर पा रहा तो तैयारी कर काय को रहा है, शर्म से डूब जा, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। अगर 20 पेज करने में भी तुम्हारा दिल धक 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 होता है तो मतलब शर्म आनी चाहिए इतने बड़े एग्जाम की। आप सपना देखते हो और 20 पेज भी नहीं कर सकते, तो बहुत अजीबो गरीब किस्म के लोग अच्छे अच्छे एग्जामों की तैयारी में लग जाते हैं, और आई वंडर समटाइम्स कि ऐसा क्यों होता है। बट खैर, हम उसमें रोक नहीं सकते किसी को तैयारी करने से। मेंस की जो तैयारी करोगे उसके लिए तुमको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। आप मेरे मेंस के ऑनलाइन कोर्स की जानकारी चाहते हो, मैंने इस वीडियो में समझाई है, लास्ट के 15 मिनट में समझाई है। तो ये 2 वीडियो के अलावा मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। जो लोग लगातार कनेक्टेड हैं, जिन्होंने ये 2 वीडियोस देखी हैं, वो इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हो, और बिना ये 2 वीडियो देखने तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत सारा नुकसान है, इसलिए कृपया करके ये 2 चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने अपनी जो ये वाली प्रीलिम्स वाली सीरीज थी, मैंने इसमें कंटेंट को 2 भाग में बांटा था। एक तो स्टैंडर्ड किताबें होती हैं प्रीलिम्स के लिए, और एक होती है विचित्र सोर्स। विचित्र सोर्स यानी कि ऊट पटांग इधर उधर के जो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अपने इस क्रांति बैच में सबसे पहले वो विचित्र सोर्स ही कवर करने वाला हूं। अब विचित्र सोर्स के अंदर क्या क्या आता है तो वंस अगेन यार वीडियो जाके देखो, सब समझ जाओ, पेपर पे लिख लो, उसके अनुसार चलो, ठीक है। चलो, तो चलते हैं दोस्त, वापस स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी है, ये जानकारी तो मैं हर लेक्चर में दूंगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने रिसेंटली मध्य प्रदेश का बजट 2024-25 वाला बजट जो है लॉन्च किया है, और इसमें मैं आपको कहाँ से पढ़ाने वाला हूँ तो वो देख लेते हैं। उस वाली पीडीएफ पर चलते हैं अब, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी जानकारी मैंने आपको दे ही दी है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं साहब, ठीक है। देखो, जो फिलहाल मेरे सामने ये है ना, ये जो हमारे वित्त मंत्री हैं, जो हमारे वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी। तो जगदीश देवड़ा जी ने बजट जो है पेश किया, और बजट जब पेश होता है तो बजट का भाषण भी लॉन्च होता है। तो ये मैंने बजट का भाषण जो है जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, वहीं पर उन्होंने ऑफिशियली उसको अपलोड किया हुआ है, तो मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। आप लोग चाहो तो आप भी वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये बजट के भाषण से हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एमपी पीएससी के नजरिए से जो इनका बजट का भाषण होता है ना, इसमें इनके सारे फैक्ट छुपे होते हैं। जो आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखते हो, तारीख वाले क्वेश्चन देखते हो, या डिजिट्स वाले क्वेश्चन देखते हो, या कोई योजना का नाम देखते हो, या कोई नई प्रस्तावित चीज़ है, कोई नई चीज़ बनने वाली है वो देखते हो,
तो ये ऑलमोस्ट कितने पेज का बजट भाषण है? ये ऑलमोस्ट 42 पेजेस का बजट भाषण है, ठीक है। और इसको आप एक नॉर्मल बैच की तरह मानना, मैं इसको यूट्यूब वीडियो की तरह नहीं चलाने वाला हूं, क्योंकि इसका नाम ही क्रांति बैच है। तो जैसे आप ऑफलाइन में आके पढ़ाई करते हो ना कि आज के लिए इतना ही, अब बाकी का कल पढ़ेंगे, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक वीडियो बना रहे हैं तो उसमें वो पूरा टॉपिक हम समेटेंगे, क्योंकि लंबी प्रोसेस है, आराम से धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे किसी भी चीज की, ठीक है। पूरी डिटेलिंग में जाएंगे उसकी। तो सबसे पहले तो दोस्त आपको यही पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन है? तो वित्त मंत्री जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हैं जगदीश देवड़ा। कौन है वो? जगदीश देवड़ा जी, जगदीश देवड़ा। और आपको पता ही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही बजट पेश करते हैं, तो मध्य प्रदेश का बजट भी इन्होंने पेश किया है। और यहां पर जिसको ये अध्यक्ष बोल रहे हैं, अध्यक्ष का मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है ना, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें जो स्पीकर का पद होता है, स्पीकर, यहां पर उनको अध्यक्ष कहा जा रहा है हिंदी में। तो ये कौन है हमारे? तो ये श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो इन इन दो का नाम तो कम से कम आप याद रखो, है ना। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये आपकी मध्य प्रदेश की विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। इतना क्लियर हुआ? चलो अब हम बजट भाषण पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्या किया है, आपके लिए पहले से हाईलाइट करके लाया हूं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या हमको देखना है? हाँ, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसी साल जब ये 2024 का, एक मिनट रुकना, जब ये 2024 का वर्ष शुरू हुआ था, 2024 का जब वर्ष शुरू हुआ था, तो 2024 का वर्ष शुरू हुआ तब मध्य प्रदेश की जो सरकार है, उन्होंने बजट पेश नहीं किया। जनरली साल शुरू होने से पहले ही बजट पेश कर दिया जाता है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चुनाव आने वाले थे। और जब भी चुनाव आने वाले होते हैं ना, तो सरकार पूरा बजट ना पेश करके क्या करती है, लेखानुदान, अंग्रेजी में कहते हैं इसको वोट ऑन अकाउंट, लेख अनुदान। लेख अनुदान वोट ऑन अकाउंट अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अंदर और बजट के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, बजट के अंदर सरकार कहां से कमाएगी वो भी लिखती है, और सरकार कहां पर खर्च करेगी वो भी लिखती है। परंतु जो लेखानुदान होता है ना, वोट ऑन अकाउंट, इसमें बस सरकार आने वाले 2 से 3 महीने के लिए जो भी खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए, बस उसका डिमांड करती है, और फिर उसके बाद वो पूरा फुल बजट जो है पेश कर देते हैं। तो आप देखो, अगर लेखानुदान के अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकार काय की मांग करती है, खर्चे के लिए पैसा मांगती है, वो भी 2-3 महीने के लिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने देखो अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक के लिए क्या बनवाया था? लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट बनवाया था। और इसमें सिर्फ क्या मांगे जाते हैं? खर्चे के लिए पैसा। तो देख लो भैया, अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, तो मैक्सिमम 4 महीने तक खिंचता है। मैक्सिमम आप 4 मंथ मान लो, 4 महीने से ऊपर तक तो ये चलता ही नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ही लेखानुदान का समय समाप्त हो गया, तो जुलाई 2024 में ही अब सरकार ने क्या कर दिया, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, इसके लिए उन्होंने जो है कंप्लीट बजट पेश कर दिया। इतना क्लियर हुआ? चलो अच्छा, देखो, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, जिसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये आपके पॉलिटी के नजरिए से जरूरी है। संविधान के किस अनुच्छेद में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लेख अनुदान को कवर किया जाता है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में वोट ऑन अकाउंट, लेख अनुदान को कवर किया जाता है? एक हिंट दे सकता हूं कि इसका जो भी आर्टिकल है उसमें 6 आपको जरूर मिलेगा। खैर, आप गूगल कर लीजिएगा, और गूगल करके उस चीज को याद भी आपको रखना है ना। और अब चूंकि क्रांति बैच शुरू हुआ है, तो एक बढ़िया सा मोटा सा रजिस्टर बना लो अपना, क्योंकि बैच अगर पूरा फॉलो करना है, या अगर आप इस बैच को ना भी फॉलो कर रहे होते तो भी कुछ ना कुछ रजिस्टर तो अपना बनाते ही, सेल्फ नोट्स तो जरूरी होते ही हैं हर जगह पर, है ना। तो इसका आर्टिकल कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरी वीडियो में आपसे काफी सारे ऐसे प्रश्न पूछूंगा, तो अगर 5-6 प्रश्न पूछता हूं तो 5-6 प्रश्नों को एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं। जहां पर मैंने हाईलाइट नहीं किया है, मतलब वो चीज आपके काम की है नहीं। अब उसके बाद देखिए, यहां पर फिर अब
बस एक ये शुरू का 1 1.5 पेज ऐसा था जिसमें काम की चीज नहीं थी, फिर अब काम की चीज आना शुरू हो गई। अब सरकार ने जब मध्य प्रदेश का बजट बनाया है ना 24-25 वाला, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा 24-25 24-25, इसको अब आपको याद ही रखना है 24-25, ठीक है? मैं सिंपल बोलूंगा बजट तो आप समझ जाना। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो आने वाले साल के लिए बजट बनाया है, इसके लिए सरकार ने टोटल कितने सुझाव मंगवाए थे? तो टोटल सरकार ने 3,000 से भी ज्यादा सुझाव मंगवाए थे, और वो 3,000 से ज्यादा सुझाव पढ़ने के बाद उन्होंने बजट बनाया। एक फैक्ट आपका ये हो गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए यहां पर फिर एक चीज उन्होंने मेंशन करी थी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो ये तो सबको पता है, ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यहां पर देखो अब थोड़ा इसका क्या है, आर्थिक परिदृश्य, मतलब फाइनेंशियल फाइनेंशियल आउटलुक बताया गया है बजट का, ठीक है? अब यहां पर ध्यान से देखना साहब, यहां पर क्या कहता है वो, यहां पर इन्होंने आईएमएफ का जिक्र किया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इनका जिक्र क्यों किया हुआ है सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? आईएमएफ के अनुसार, आईएमएफ ने जो रिपोर्ट पेश करी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार 14 जून 2024 तक का आंकड़ा दिया है उन्होंने, और 14 जून 2024 तक के आंकड़े के अनुसार जो इंडिया है ना, वो वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। मतलब इंडिया कौन सी रैंक पर है? इंडिया मतलब आप 5वें स्थान को मान लो, 5वें स्थान पर है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व की सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में आता है। मतलब वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी में इंडिया का नाम है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आईएमएफ ने अपनी कौन सी रिपोर्ट में? 14 जून 2024 वाली रिपोर्ट में। तो लेटेस्ट डेटा है। सुनने में ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बड़ा जनरल सी बात है। अभी इंपॉर्टेंट वाली चीजें शुरू होंगी, अभी हुई नहीं है, अभी होंगी। देखिए, फिर इन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में कि प्रधानमंत्री जी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ये आपके मेंस का भी टॉपिक है। मैंने आज से कुछ दिनों पहले ही जो मेंस का ऑनलाइन वाला कोर्स है उसके अंदर ये टॉपिक कवर किया था कि जस्ट अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य सेट किया है विकसित भारत का, वो कब तक का सेट किया है? तो 2047। और 2047 क्यों चूज किया गया है? क्योंकि 2047 में भारत की जो स्वतंत्रता है उसको कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? उसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आने वाला है। मैंने बहुत सी चीजें पिंक कलर में भी हाईलाइट करी हैं, वो अति इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप 2024-25 का बजट देखोगे ना, तो आपको 2023-24 यानी कि पिछले साल की बजट की तुलना में इस साल के बजट में टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? 16%, यानी कि 16% ज्यादा पैसा लगाया है सरकार ने। और ये आज तक का मध्य प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा बजट है। और पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत ज्यादा है? 16%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। ये तो बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कवर किया गया है जी अखबारों में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 16% ज्यादा है पिछले साल की तुलना में, ठीक है? अब देखो और कौन सा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, 10 साल का आंकड़ा दिया है, और एमपीपीएससी को पसंद है ऐसे क्वेश्चन। इन्होंने पहले एक साल उठाया है, वर्ष 2003-4। एक मिनट रुकना, वर्ष 2003-4। तो पहले तो इन्होंने बताया कि वर्ष 2003-4 में जो पर कैपिटा इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय, वो कितनी हुआ करती थी? प्रति व्यक्ति आय समझते हो ना, एक व्यक्ति की जो कमाई है, पर कैपिटा इनकम अंग्रेजी में कहते हैं। तो 2003-4 के आसपास वो कितनी थी? 13,465 रुपए, ठीक है? लेकिन 10 साल बाद यानी कि 2023-24 आते आते ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी पहुंच चुकी है एक व्यक्ति की? 1,42,000, 1,42,565 रुपए। तो आपसे 10 साल का आंकड़ा पूछेगा, 10 साल पहले ये थी और 10 साल बाद इतनी हो गई। इसको याद रखना है, पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ी छलांग आई है इसमें, ओके? अच्छा, आगे देखो यहां पर नीति आयोग की थोड़ी सी चर्चा हो गई है कि नीति आयोग ने 2024 में जारी की थी रिपोर्ट, और उसके अनुसार वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2000, सॉरी मैंने आपको 10 साल बोल दिया है, 2003 से लेके
2022-23 की बात है, यानी कि वो 20 साल का आंकड़ा है। 20 साल में वो प्रति व्यक्ति आय की इतनी लंबी छलांग लगी है ना, क्योंकि 20 साल डिफरेंस भी तो काफी ज्यादा है ना। चलिए, सही रहा, याद आ गया सही टाइम पर। अब नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2022-23 की अवधि में मध्य प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। अब ये भी देखो, इन्होंने आंकड़ा दे दिया। ये तो उन्होंने देखो 10 साल का आंकड़ा दिया है कि 10 साल में 13 से लेके लगभग 22-23 तक कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो 2 करोड़ 30 लाख, कितने? 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर आए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सरकार गरीबी डेटा को देखो, अब 40 पेज का कंटेंट है। अब तुम उसमें भी कह रहे हो कि नहीं सर हम डेटा याद नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा, जैसे ही आपने बोल दिया हमसे नहीं होगा तो खत्म है कहानी। फिर तो सत्य बात है कि नहीं होगा। और हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? इस विचार के साथ चलेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए? 2 करोड़ 30 लाख लोग। ठीक है, पिछले 10 सालों का आंकड़ा हमने उठा के देखा। और ये कौन सी रिपोर्ट के अनुसार था? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। अब देखो, थोड़ा अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो सुनो जरा। 2023-24 का आंकड़ा इन्होंने बताया है। 2023-24 के आंकड़े के अनुसार पता है क्या कहा गया था? कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार से मध्य प्रदेश की सरकार को कितना पैसा मिलेगा? तो 8,808 करोड़। ठीक है, आप समझे इस बात को कि मध्य प्रदेश की सरकार को भारत सरकार से 8,808 करोड़ रुपया मिलेगा। ये मतलब एक फिक्स डेटा था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इस डेटा को और बढ़ा दिया। यानी कि अब आप देखें, मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों के परिणाम स्वरूप कि मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पेशल एफर्ट लगाए और टोटल और कितना एक्स्ट्रा पैसा हमको भारत सरकार से मिल गया? 3,829 करोड़। ठीक है, तो वैसे 8,000 के आसपास मिलना चाहिए था, लेकिन और कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 3,000 के आसपास और एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब 11,000 करोड़ के आसपास भारत सरकार से मध्य प्रदेश सरकार ने प्राप्त किया। कौन से वर्ष में? 2023-24 में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, और देखो आने वाले 2024-25 के साल में भारत सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को कितना पैसा देगी? तो भारत सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को 15,000 करोड़ रुपए देगी। कितना? 15,000 करोड़ रुपए। ये आने वाले वर्ष का डेटा है। उसके बाद देखो, ये सब आ जाता है, आपसे खर्चा वर्चा पूछ लेता है, पूंजीगत खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा। पूंजीगत व्यय मतलब समझते हो? पूंजीगत व्यय को अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय को अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 2023-24 में यानी कि जो बीता हुआ साल है, उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था? 60,689 करोड़। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, जो कि 22-23 की तुलना में लगभग 29% ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर खर्चा पिछले साल की तुलना में, 22 की तुलना में 23 के अंदर खर्चा 29% से बढ़ गया। अब ये कौन सी शो ऑफ करने वाली बात है? ये तो उल्टा गलत बात है। तो इसको इन्होंने बजट भाषण में क्यों पेश किया? सुनो भाई, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार बड़ी बड़ी चीजों पे पैसा खर्च कर रही है। और जब सरकार बड़ी बड़ी चीजों पे पैसा खर्च करती है तो ये शो ऑफ वाली बात है। ये दर्शाता है कि सरकार बड़ी चीजों में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। समझे आप इस कहानी को? तो आपको क्या याद रखना है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आपसे बनेगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा दोस्तों, ध्यान से देखना। भैया ये बताओ कि 2022 की तुलना में 2023 के अंदर सरकार ने कितना प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च बढ़ाया है? तो आंसर क्या आ गया साहब? 29%। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। मेरी ये पूरा क्रांति बैच आपके हेल्प सपोर्ट गाइडेंस के लिए है, आपको अपाहिज बनाने के लिए नहीं है। आपको पूरी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की वीडियो के अंदर मैं दे चुका हूं। आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, चाहे वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे वो विचित्र सोर्स हैं, हर चीज को खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करो।
यहां से जो सहायता मिलती है उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे लीजिए। ओके, चलिए, तो 29% का ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे। अब सड़क एवं पुल की बात करी है तो ये भी हम थोड़ा जरा देख लेते हैं, है ना। देखो खास तौर पे जो खर्चे हैं ना, खर्चे इतने हजार करोड़ का खर्च किया, उतने हजार करोड़ रुपए खर्च किए, एक दफा भले ही वो याद रहे ना रहे, लेकिन जहां पर परसेंटेज होती है ना कि पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा, अभी 29% आ गया, और पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट कितने प्रतिशत ज्यादा है, 16% पैसा ज्यादा लगाया, तो यहाँ जहां पर प्रतिशत आता है वो तो भयंकर इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो साहब, 2023-24 में 6,646 किलोमीटर सड़क निर्माण का जो है काम किया गया था, है ना। और मतलब अप्रोक्स बोलते हैं, बाकी तो आप एक्चुअल डेटा पढ़ ही लोगे। तो 2023-24 में 6,000 किलोमीटर की तो नई सड़क बनेगी, ठीक है। बाकी जो 4,000 किलोमीटर की सड़क है लगभग, उसको हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे, उसकी मरम्मत सुधार करेंगे। लगभग कितने पुल बनवाए गए, तो उसका उन्होंने साफ आंकड़ा दिया हुआ है कि साहब 123 पुल बनवाए थे सरकार ने। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है, टोटल कितने पुल बनवाए थे सरकार ने, 123 पुल बनवाए थे। कब, 2023-24 में। इतना आपको क्लियर हो गया साहब, बहुत अच्छा। अब उसके बाद, क्योंकि छोटा सा नंबर है, याद रखना आसान है, 1 2 3 पुल बन गया, तो 123 पुल बनवाए थे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये देखो, रेलवे ओवरब्रिज। रेलवे ओवरब्रिज समझते हो, पटरी के ऊपर से ब्रिज निकल जाता है, तो रेलवे क्रॉसिंग पर हमको इंतजार नहीं करना पड़ता, वेट नहीं करना पड़ता। तो टोटल कितने रेलवे ओवरब्रिज बनवाए हैं सरकार ने 2023 में, तो 116 रेलवे ओवरब्रिज। ये बिल्कुल मत, ये विचार बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि सरकार अब एक ही साल का लेटेस्ट, एमपीपीएससी एक ही साल का लेटेस्ट डेटा पूछता है, 5-5 साल पुराना भी चलने दो तो बढ़िया काम चलता है। ठीक है, मैंने विचित्र सोर्स में खासतौर पे बताया था कि बजट पढ़ रहे हो पिछले 4 साल का पढ़ो, और करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो भी पिछले 4 साल का पढ़ लो, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हो वो भी पिछले 4 साल का पढ़ लो। सब करेंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब होगा, जो होगा यही होगा। ठीक है, तो 123 पुल बनवा दिए साहब, और रेलवे के ऊपर से जाने वाले जो ब्रिज होते हैं वो कितने बनवाए थे, वो 116 बनवाए थे। अब सुनो साहब, एक्सप्रेसवे, यानी कि आगामी 5 वर्षों में, यानी कि आने वाले जो 5 ईयर्स हैं, अपकमिंग 5 ईयर्स हैं, उसमें सरकार क्या है कि जो एक्सप्रेसवे होता है, एक्सप्रेसवे समझ एकदम मक्खन स्मूथ जो सड़क रहती है, तो एक्सप्रेसवे के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ। तो ये जो अटल प्रगति पथ है, इसका पूरा मकसद ही है एक्सप्रेसवे की सड़क बनवाना। एक्सप्रेसवे कुछ नहीं है, वो भी एक तरीके का हाईवे ही होता है, परंतु वहां पर गाड़ी की जो स्पीड होती है वो ज्यादा मेंटेन होती है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ रोड बहुत शानदार होती है। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सा आपका प्रीलिम्स का फैक्ट बन गया कि अटल प्रगति पथ के तहत टोटल कितने किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाया जाएगा, तो 299 किलोमीटर का। बड़ा सिंपल सा डेटा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे अटल प्रगति पथ है, ऐसे ही नर्मदा प्रगति पथ है। जैसे अटल प्रगति पथ है वैसे ही नर्मदा प्रगति पथ है। तो नर्मदा प्रगति पथ के अनुसार टोटल कितना सड़क का काम करवाया जाएगा, तो टोटल आपको 900 किलोमीटर सड़क का काम करवाया जाएगा। ऐसे ही फिर एक और एक्सप्रेसवे का नाम है विंध्य एक्सप्रेसवे। ऐसे ही एक और एक्सप्रेसवे का नाम है विंध्य एक्सप्रेसवे। तो विंध्य एक्सप्रेसवे के तहत कितने किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, 676 किलोमीटर की। ऐसे ही एक और विकास पथ है जिसका नाम है मालवा निमाड़। आप देखें वहां पर लिखा हुआ है मालवा निमाड़ विकास पथ। इसके तहत टोटल कितने किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी, तो इसके तहत टोटल 450 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। मालवा निमाड़ की ही तरह एक और विकास पथ है जिसका नाम है बुंदेलखंड विकास पथ। तो बुंदेलखंड विकास पथ में टोटल कितने किलोमीटर की सड़क बनवाई जाएगी, 330 किलोमीटर की सड़क बनवाई जाएगी। ऐसे ही एक और विकास पथ है साहब, एक और विकास पथ है, इसका नाम है मध्य भारत विकास पथ। इसके तहत कितने किलोमीटर की सड़क बनवाओगे, 746 किलोमीटर की सड़क बनवाओगे। ठीक है, और ये जितने भी एक्सप्रेसवे आप ये देख रहे हो ना, 299, 700 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, इन सारे एक्सप्रेसवे के आसपास क्या बनवाएगी सरकार, वो भी देख लो।
इन सारे एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर बनवाएगी। औद्योगिक कॉरिडोर मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब गलियारे समझ लो, जहां से इंडस्ट्रीज वगैरह काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम करेंगी तो उनके आसपास हाईवे एक्सप्रेसवे तो होना चाहिए ना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। तो जहां पर भी एक्सप्रेसवे बनेगा तो ये सरकार प्रयास करेगी कि दोनों तरफ इंडस्ट्रियल गलियारे बनवाए जाएं, कॉरिडोर बनवाए जाएं, तो उससे उनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो एक दफा आपने वो किलोमीटर रिवाइज कर लो। पहले हमने 299 पढ़ा था साहब, और फिर हमने कौन सा पढ़ा था, फिर हमने 900 किलोमीटर पढ़ा था। उसके बाद कितना पड़ा था, 676 किलोमीटर। उसके बाद कितना पड़ा था, 450 किलोमीटर। उसके बाद कितना पड़ा, 330 किलोमीटर। उसके बाद कितना पड़ा, 746 किलोमीटर। तो अब आप ये सोचते हो कि ये असंभव है, ये कुछ असंभव नहीं है, बहुत आसान है इसको याद रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको जो है किया जा सकता है। अब देखो, अब इन सब में से नर्मदा वाला कौन सा है, कैसे पहचाने। तो भैया नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, उसकी भी ट्रिक है, तेरी 12 बजाऊं 1312 किलोमीटर है। तो अब नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा के नाम से जो प्रगति पथ है वहां पर सबसे बड़ी किलोमीटर की सड़कें बन रही होंगी। तो आप देख लो 900 किलोमीटर। नर्मदा के नाम के बाद सबसे बड़ा नाम कौन सा लग रहा है, बुंदेलखंड नहीं, मालवा निमाड़ नहीं, मध्य भारत। मध्य भारत ज्यादा ज्यादा बड़ा नाम है, तो अगला नंबर उसका आ गया। कितना है ये, 746 किलोमीटर पर है। बस देख लो, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो कोई बहुत लोड लेने वाली बात नहीं, आराम से करेंगे। दुनियादारी क्या कह रही है उसको छोड़ के आराम से करेंगे। क्योंकि भैया हमें तो ये लगता है कि हम आपकी जगह खुद को इमेजिन कर लें, तो भाई साहब ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वरना फिर तो जीवन में दाल रोटी खानी पड़ेगी। दाल रोटी खा के काम चल नहीं सकता। कैसे मान लें क्षमता नहीं है, कैसे मान लें टैलेंट नहीं है, कैसे एक ही जीवन मिला है उसमें कैसे कॉम्प्रोमाइज करके उसको जी लें, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए, तो सब आपके लिए इसलिए हम हाईलाइट करके लाए हैं। अब सुनो दोस्त, एक बहुत तगड़ा फैक्ट आ रहा है। भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में और ग्वालियर में कायदे से चार जो सबसे विकसित जिलों के इन्होंने नाम ले दिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। यहाँ पर बढ़िया यातायात हो सके, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन हो सके, तो उसके लिए सरकार क्या बनवाएगी, एलिवेटेड कॉरिडोर। एलिवेटेड समझते हो, मेट्रो देखिए, हो मेट्रो कैसे ऊपर से जाती है, मेट्रो का पूरा पुल बनता है उसके ऊपर मेट्रो जाती है। तो जो सड़क सामान्य सड़क की तुलना में काफी उठी होती है उसको हम कहते हैं एलिवेटेड। हिंदी में एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, उठा हुआ। तो एलिवेटेड कॉरिडोर मतलब उठी हुई सड़क, उठा हुआ हाईवे। तो ये उठा हुआ हाईवे एलिवेटेड कॉरिडोर कहाँ कहाँ बनवाया जाएगा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और आगे देखें, और आगे आप देखिए और क्या लिखा हुआ है। अब 2028 में 2028 में जो कुंभ मेला लगता है, सिंहस्थ मेला भी जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ पर लगने वाला है, उज्जैन में लगने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी सरकार ने कहा है कि हम उज्जैन में 4 लेन और 8 लेन सड़क हाईवे बनवाएंगे ताकि लोगों को जो है सरलता हो। मैंने कुछ यहाँ पर चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन में एक पेज आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बना लिया था, उसको मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ। अब ये छोटी छोटी चीज़ें तो देखो आपको पता है, मैंने खुद इसलिए लिख लिया ताकि मेरे दिमाग से मिस ना हो कि मुझे क्या क्या बताना था। जैसे कुंभ मेला का आप सभी को पता है, 12 साल में एक बार लगता है। कुंभ मेला जनरली 4 जगह पर लगता है। कुंभ मेला जनरली कहाँ पर लगता है, 4 जगह पर लगता है। 4 जगह कौन कौन सी हैं साहब, एक तो आपका उज्जैन हो गया, एक अपना हो गया साहब हरिद्वार, ठीक है, एक अपना हो गया आपका नासिक, और एक तुम्हारा हो गया प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है। अब उज्जैन में तुम्हें पता है, उज्जैन में कौन सी नदी पर लगता है, शिप्रा नदी पर लगता है। हरिद्वार में अपनी गंगा नदी पर लगता है। और नासिक में तुम्हारा गोदावरी नदी पर लगता है। और प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगता है वो 3 नदियों के संगम पे लगता है। कौन कौन सा, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये 4 ही जगह हैं जहां पर जो सिंहस्थ मेला जैसे आप कहते हो, कुंभ मेला जैसे आप कहते हो, वो लगता है। अब सिंहस्थ मेला जो है वो 12 साल में ही क्यों लगता है, क्योंकि आप जानते हो जो हमारे सोलर सिस्टम में जो जुपिटर है, बृहस्पति जिसे हम कहते हैं, तो
सूर्य के आसपास इसको एक परिक्रमा, एक रिवॉल्यूशन करने में 12 वर्ष लगते हैं। ठीक है, कितने वर्ष लगते हैं इसको? 12 वर्ष। अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो 12 वर्ष। तो हर 12 वर्ष में ये अपनी सूर्य के आसपास एक परिक्रमा पूरी करता है, और उतने ही समय में एक बार कुंभ मेले का भी आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्षों में। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है। आप में से बहुत से लोग एमपीजी की लगातार पढ़ते हैं, आपको डेफिनेटली ये बातें पता होंगी। कुछ नया आपने, मुझे नहीं लगता आपके लिए इसमें होगा। चलो आगे देखें। अब यहां पर एक इन्होंने योजना का नाम दिया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब वो योजना का क्या है आपसे वर्ष पूछ लेता है, तो मैंने इसीलिए उसको पहले से ही लिख लिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत हुई थी साहब 25 दिसंबर 2000। हाँ, काफी पुरानी है, 25 दिसंबर। और सन कौन सा था? सन था 2000 का, 25 दिसंबर 2000। अब ये क्या कह रहे हैं, अब आओ पूरा पढ़ो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2024-25 में लगभग 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, एवं लगभग 2000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, मतलब उनको अपडेट किया जाएगा। तो क्या बोल दिया? प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना, ये कोई मध्य प्रदेश की तो है नहीं, ईयर हमने देख लिया। अब नाम से समझ में आ रहा है कि सड़क बनवाई जाएगी इस योजना के तहत। तो इस योजना के तहत सिंपल क्वेश्चन क्या है कि भैया इस योजना के तहत बताओ कि 2024-25 जो आने वाला है उसमें लगभग कितनी नई सड़कें बनवाई जाएंगी? तो 1000 किलोमीटर की। और रिपेयरिंग वर्क कितने किलोमीटर सड़क का होगा? तो 2000 किलोमीटर सड़क का होगा। ठीक है, अब जैसे नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलती है, ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के स्तर पर कौन सी चलती है? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चलती है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि अब तक इतने हजार गांव में टोटल कितनी लंबाई की? तो 19,000 लगभग किलोमीटर लंबाई की, और इतनी संख्या सड़कों की है। तो ध्यान पूर्वक सुनना, ये जो संख्या दिख रही है ये गांव की संख्या है, ये जो संख्या दिख रही है ये सड़कों की लंबाई है, और ये जो संख्या दिख रही है ये सड़कों की संख्या है। टोटल नंबर ऑफ रोड्स, टोटल लेंथ ऑफ रोड। तो रोड की संख्या कितनी है? लगभग 8000, और 8000 रोडों की टोटल लंबाई कितनी है? 19,000। और टोटल कितने गांवों को जोड़ा गया है? तो लगभग 8000 गांवों को जो है जोड़ा गया है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, तो ये खैर ऐसी चीज है, इसको आप ना भी याद रखो तो चलेगा, परंतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाला 1000 किलोमीटर की नई सड़क और 2000 किलोमीटर सड़क का रिपेयर, उसको आप याद रख लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो उन्होंने अंत में एक निष्कर्ष के तौर पे क्या दे दिया है कि आखिरकार सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए 2024-25 के लिए सड़क निर्माण के लिए, सड़क एवं पुल निर्माण के लिए टोटल कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो 10,000 करोड़। याद रखना आसान है। ठीक है, 10,000 करोड़। ऐसे याद रख सकते हैं कि एक व्यक्ति था, वो हाईवे पे 10 बहाने ले गए, दिल गाने पर डांस कर रहा था, पीछे से आके गाड़ी ने टक्कर मार दी, है ना। तो सड़क पे 10 बहाने करके ले गए, दिल नहीं करना है। तो आने वाले 2024-25 वर्ष में सरकार ने लगभग कितने हजार करोड़ का प्रावधान बनाया है सड़क और पुल निर्माण के लिए? तो 10,000 करोड़। ये एक निष्कर्ष वाली बात हो गई साहब। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा पेयजल के ऊपर बात कर लेते हैं। पेयजल यानी कि पीने का जो पानी होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए कौन सा मिशन चलता है? मोदी जी ने शुरू करवाया था, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करवाया था जल जीवन मिशन। ठीक है, तो जल जीवन मिशन की भी आप तारीख देख लो। जल जीवन मिशन की जो तारीख है 15 अगस्त 2019 है साहब। कितनी है? 15 अगस्त 2019। क्योंकि हम इतनी सारी तारीख याद कभी रखते ही नहीं है, हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम एग्जाम देंगे तो उस दिन से हम भी उसको याद रखने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त 2019। ठीक है, मुझे याद है कि मैंने आपसे एक बार कहा था कि मैं अपने ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो नए विद्यार्थी जिनको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता उनको भी हम जानकारी दे सकें। हमने आज तक MPPSC का फॉर्म तक नहीं भरा, आप चाहे किसी भी सोर्स से पता लगा लें। ना हमने आज तक UPSC का कोई भी फॉर्म भरा, चाहे आप किसी भी सोर्स से पता लगा लें। कोई सरकारी एग्जाम का हमने फॉर्म नहीं भरा। कॉलेज के तुरंत बाद से पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, एकदम शुद्ध टीचर हैं। टीचिंग के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी करवा लो कुछ नहीं आता, बस टीचिंग करना आता है। तो जिस दिन हम खुद एग्ज़ाम देने का
विचार बनाएंगे तब हम फिर ये सारे फैक्ट फिर मोबाइल में नहीं लिखेंगे, फिर तो हर तारीख को हम भी याद करेंगे। लेकिन अभी बस ये डेटा आप तक पहुंचाना है तो इसलिए हमने लिख लिया है अपने पास, ठीक है। नोट्स बना लिया और मोबाइल पे नोट्स बना लिया छोटे से। तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एक तो कहानी ये हुई, और अब आगे देखो, फिर ये बोलते हैं कि हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर घर में नल से जल उपलब्ध करवाया जाए। बहुत बढ़िया। योजना प्रारंभ के वर्ष 2019 की स्थिति में 13,53,151 घरेलू नल कनेक्शन की संख्या बढ़कर अब 70,86,293 हो गई है। मतलब क्या बोल रहा है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। और जब ये 2019 में योजना शुरू हुई थी तब मध्य प्रदेश के अंदर टोटल कितने नल लगवाए गए थे? लगभग 13 लाख। और अब टोटल नल कितने लगवा दिए गए हैं? अब 2023-24 तक आते आते तो ये लगवा दिए गए हैं साहब 70 लाख। निकाल मेले ताली तलात, तो ये ताली तलात नहीं है, तत्तलात हैं। ओके, तो 70 लाख नल लगवा दिए साहब। कौन सी मिशन में? जल जीवन मिशन। तो वहां से ये तारीख याद रखना। और एक चीज याद रखना कि 2025 की शुरुआत तक मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अनुसार लगभग कितने नल लगवा दिए गए हैं? तो लगभग 70,86,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे देखो, तो लास्ट में इन्होंने क्या कहा है कि जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मतलब जो हेल्थ सेक्टर है, पानी पीना तो स्वास्थ्य विभाग में ही आता है, तो जो पानी संबंधित स्वास्थ्य सेक्टर है उसमें आने वाले 2024-25 के साल में सरकार ने कितना हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है? तो 10,279 करोड़। अभी हमने रोड के लिए पढ़ा था, रोड के लिए कितना था? रोड के लिए तो 10,000 करोड़ था। आने वाले साल में रोड पे कितना खर्च करेगी सरकार? 10,000 करोड़। और यहां पर 10,000 की जगह आगे 279 एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो 10,279 करोड़। ये कहां पर खर्च किए जाएंगे? स्वास्थ्य विभाग के नजरिए से पीने के पानी पर खर्च किए जाएंगे, ताकि हर घर में क्या लगवाया जा सके? नल लगवाया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब दोस्त ऊर्जा के क्षेत्र में आ जाते हैं। यहां पर भी अच्छे खासे फैक्ट छुपे हुए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में साहब कहानी क्या है? ऊर्जा के क्षेत्र में कहानी यह है कि सरकार का कहना क्या है? सरकार का ये कहना यह है कि जो गैर कृषि उपभोक्ता होते हैं, मतलब बिजली केवल किसानों के घर नहीं आती, दूसरे लोगों के घर भी आती है जो किसान नहीं है। तो गैर कृषि जो उपभोक्ता हैं और जो उद्योग हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में और अदर देन कृषि जितने भी यूजर्स हैं उन सबको कितने घंटे की बिजली दी जाए? लगातार 24 घंटे की बिजली। और जो कृषि उपभोक्ता हैं यानी कि जो किसान हैं उनको औसतन दिन में कितने घंटे की बिजली दी जाए? 10 घंटे की बिजली दी जाए, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली बिजली का उपयोग नहीं होता है, तो इसलिए 10 घंटे की भी कंटिन्यूस बिजली मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो ये 10 घंटे वाला फैक्ट याद रखना कृषि उपभोक्ताओं के लिए। ओके, अच्छा, अब एक चीज और सुनो, ये बहुत तगड़ा फैक्ट आने वाला है, ये वाला इधर, ये बहुत तगड़ा फैक्ट है साहब, ये बहुत तगड़ा फैक्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि तारीख थी साहब 26 जनवरी 2024, यानी कि इसी साल का जो रिपब्लिक डे था। तो 26 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बन गया। क्या बन गया? इतिहास बन गया। अब आप बोलोगे साहब इतिहास कैसे बन गया? तो भैया इतिहास इसलिए बन गया क्योंकि इस दिन जो टॉप खपत थी मध्य प्रदेश की वो थी 17,614 मेगावाट पूरे मध्य प्रदेश की। और इस खपत की पूर्ति भी की गई है, मतलब प्रोवाइड की गई है इतनी एनर्जी। आज तक मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी भी इतनी बिजली की खपत कभी प्रोवाइड नहीं करी सरकार ने। तो ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हो गया। और ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 2024 को, ठीक है। और अब तुमको ये वाला डेटा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आज तक का इतिहास बन गया। आज तक सरकार ने इतनी ज्यादा खपत की पूर्ति नहीं कर पाई सरकार, लेकिन 26 जनवरी 2024 को की थी, ठीक है। याद रखिएगा 17,614। हम साथ साथ हैं, लेकिन पहला नंबर मेरा आना चाहिए, ठीक है। सरकार क्या कहती है? हम साथ साथ हैं, बिजली सबको मिलेगी, लेकिन पहला नंबर हमारा आना चाहिए। तो साथ साथ हैं तो साथ याद रख लो और एक नंबर पहले लगा दो। तो लगभग कुछ नहीं तो यार 17,000 मेगावाट कुछ अप्रॉक्स तो याद रख ही लोगे ना।
कि अगर ऑप्शन में जरूरी थोड़ी ना सारे ऑप्शन 17,000 से शुरू हों, एक 14 से शुरू हो रहा है, एक 15 से शुरू हो रहा है, एक 16 से शुरू हो रहा है, एक 17 से शुरू हो रहा है, तो कम से कम इतना तो पहचान लोगे कि मंतरी जी ने क्या कहा था। मंतरी जी ने कहा था कि बिजली आएगी, हम सब साथ साथ हैं पहले, लेकिन हमारे घर पे आएगी। तो साथ साथ और पहला वाला, तो इसको आप चूज कर लोगे। थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाते रहो। आप ये मत सोचना कि पूरे प्रीलिम्स में जितने भी फैक्ट आएंगे सबके लिए कुछ ना कुछ आप कोरिलेशन बना लोगे, संभव ही नहीं है। इतनी ट्रिक बना लोगे तो फिर उन ट्रिकों को भी याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी आपको फर्दर, समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो आगे, अब देखो आगे क्या लिखा है। हाँ, अब इधर देखना साहब, इधर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये अपन ने कर दिया पूरा 17,614 मेगावाट। आगे देखो, 2024-25 में अमरकंटक एवं सतपुड़ा का जो थर्मल पावर प्लांट है, ताप विद्युत गृह, वहां पर 640 और 640 मेगावाट की नई नई यूनिट लगवाई जाएंगी। यानी कि जो अमरकंटक का थर्मल प्लांट है वहां पर भी एक 640 की यूनिट लगवाई जाएगी, 640 मेगावाट की। और जो सतपुड़ा का थर्मल प्लांट है, थर्मल समझते हो ना, जहां पर कोयले को गर्म करके बिजली बनती है ना, तो अमरकंटक एवं सतपुड़ा दोनों थर्मल प्लांट में 660 मेगावाट की एक्स्ट्रा यूनिट यहां पर और 660 मेगावाट की एक्स्ट्रा यूनिट यहां पर। तो दोनों जगह 660 जो है लगवाया जाएगा। इससे क्या है कि बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल कितनी सर्किट लाइन बिछाई जाएंगी, तो टोटल 603 किलोमीटर की सर्किट लाइन बिछाई जाएंगी। उसके बाद टोटल हाँ, टोटल कितना एमवीए, एमवीए तो साहब एमवीए होता है मेगा वोल्ट एम्प, है ना। अब ये जटिल बिजली की भाषा है, उतनी ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस आपसे कभी पूछ ले यूनिट 9 वगैरह में, तो आपको पता होना चाहिए। एमवीए का मतलब होता है मेगा वोल्ट एम्प, ठीक है। ट्रांसफार्मर वगैरह में पढ़ते हैं तब इसको मैंने ज्यादातर सुना है ये शब्द आता हुआ। तो 2,908 मेगा वोल्ट एम्पियर की क्षमता पर टोटल काम किया जाएगा। और सर्किट लाइन कितनी बिछाई जाएंगी, तो 603 किलोमीटर की सर्किट लाइन बिछाई जाएंगी। तो ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा ये वाला है कि अमरकंटक और सतपुड़ा का जो थर्मल प्लांट है उसमें 660 की यूनिट लगवाई जाएंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साहब यहां पर एक योजना का नाम दिया हुआ है कि ये जो सारा कामकाज हो रहा है ना, ये एक योजना के तहत कामकाज हो रहा है। योजना का नाम सुन लो, योजना को शॉर्ट में कह रहे हैं साहब RDSS, और फुल फॉर्म है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। हिंदी में यही फुल फॉर्म है, इसीलिए उन्होंने बजट में भी यही फुल फॉर्म लिखी है, ठीक है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। अब ये योजना कब चालू हुई थी वो सुन लो आप जरा। ये योजना चालू हुई थी साहब जुलाई 2021 में। मैं ये चाहता तो ना भी लिखता, पर मुझे ऐसा लगा कि जहां कहीं पर आ रहा है तो जरूरी है। जुलाई 2021 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य तो बड़ा सिंपल सा है कि, और ये इंडिया लेवल की योजना है साहब, ठीक है, कि पूरे भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें सुधार करने के लिए, उसमें क्या करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए योजना चालू की गई RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जुलाई 2021, ताकि विद्युत का जो बंटवारा हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बिजली बांटी जा रही है सरकार के द्वारा, उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जा सके, ठीक है। क्योंकि लगातार क्या है, देखो भैया, बिजली की खपत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लोग कम तो कर नहीं रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं उसको। अब देखो यहां पर एक तगड़ा फैक्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। कौन से जिले की बात की है, नीमच जिले, नीमच जिले की बात करिए साहब। नीमच जिले में 500 मेगावाट, नीमच जिले में 500 मेगावाट। यहां पर ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं आपकी सौर पार्क परियोजना। कौन सी, सोलर पार्क, उसको हिंदी में कहा है सौर पार्क। तो यहां पर ये सोलर पार्क स्कीम की बात हो रही है। तो नीमच जिले में कितनी कैपेसिटी का सोलर पार्क लगाया जाएगा, 500 मेगावाट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगर जिले में कितना क्षमता का सोलर पार्क लगाया जाएगा, 550 मेगावाट। शाहजहांपुर जिले में कितनी क्षमता का सोलर पार्क बनाया जाएगा, 450 मेगावाट। तो नीमच में 500 मेगावाट, शाहजहांपुर में 50 कम,
450 मेगावाट, और आगर में 50 ज्यादा 550 मेगावाट। ठीक है, तो नीमच को मैं लिख देता हूं यहां पर बीच में ऐसे, ऊपर आ जाएगा आगर और नीचे आ जाएगा शाहजहांपुर। तो बड़ा कॉमन सेंस है, ए पहले आता है और एस बाद में आता है, एन इन दोनों के बीच में आता है। तो नीमच की कितनी क्षमता रहेगी? 500 मेगावाट। आगर में 50 बढ़ा दो 550, और इसमें शाहजहांपुर में 50 कम कर दो तो 450, याद रख लेंगे। और ये सौर पार्क योजना के तहत ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया साहब, हो गया, समझ में आ रहा है यहां तक। फिर आगे क्या कह रहे हैं? इसमें जो इन्होंने आगर जिले की 550 मेगावाट की बात करी है ना, यहां पर तो सूर्य के माध्यम से उत्पादन शुरू भी हो गया है। मतलब इन्होंने 3 की बात करी है, नीमच की बात करी है, आगर जिले की बात करी है, शाहजहांपुर जिले की बात करी है। नीमच में कितना था? 500 मेगावाट, और शाहजहांपुर में 50 कम 450, और आगर जिले में 50 ज्यादा यानी कि 550। तो इन तीनों में से जो आगर जिले वाला सोलर पार्क है उसमें तो काम शुरू हो गया है और बिजली बनना भी शुरू हो गई है, परंतु नीमच वाला और शाहजहांपुर वाला ये अभी अंडर प्रोसेस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद सुनो, अब ओमकारेश्वर वाला तो तुमने ये सुना ही होगा बहुत बार। ओमकारेश्वर में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का जो बैक वाटर है, वहां पर 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर पार्क स्थापित हो गया है। तो ये उन्होंने अपनी तारीफ करते हुए बताया था अपने भाषण में कि कहाँ जगह कौन सी है? ओमकारेश्वर नदी, नर्मदा नदी, और कितने मेगावाट का फ्लोटिंग तैरता हुआ? तो 100 मेगावाट का। बाढ़ आई थी तो पूरा हिलविल भी गया था, अगर आपने वो न्यूज देखी हो तो। ठीक है, अच्छा अब सुनो, चंबल क्षेत्र में भी कुछ करने वाले हैं ये। तो चंबल क्षेत्र में 1400 मेगावाट, ये साहब बहुत तगड़ा है। चंबल के पूरे क्षेत्र में कितनी क्षमता का सोलर पावर लगाई जाएगी, विकसित की जा रही है, मतलब अंडर प्रोसेस है। तो 1400 यानी कि 1400, ये 1400 क्या हो गया? 1400 मेगावाट क्षमता है, चंबल के इलाके में लगेगा और सूर्य से चलेगा, है ना, सौर परियोजना है। तो ये भी क्लियर हो गया साहब। अभी रिवाइज भी करवाऊंगा, तब देखता हूं कितना याद है आपको। तो ओवरऑल उन्होंने लास्ट में आते हुए कह दिया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाले वर्ष 2024-25 में टोटल कितना करोड़ लगवाया जाएगा? टोटल कितना करोड़ लगवाया जाएगा? 19,406 करोड़, और 2023-24 की तुलना में लगभग ये 1,046 करोड़ ज्यादा है। मतलब 2023-24 में ऊर्जा के ऊपर सरकार ने लगभग 18,000 करोड़ रुपया खर्च किया था, और 2024-25 में वो लगभग 19,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ऐसी कहने वाली बात है। ठीक है साहब, अच्छा अब चलो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ नाम लिख रहा हूँ। पहले मैं लिखूंगा नीमच, फिर मैं लिखूंगा आगर, फिर मैं लिखूंगा शाहजहांपुर, और फिर मैं लिखूंगा आपका चंबल क्षेत्र। अब मुझे बताते चलो, अगर आपको याद हुआ है तो नीमच में कितना था साहब? 500, आगर में 50 ज्यादा 550, शाहजहांपुर में 50 कम 450, और चंबल में तो 1,400। और जो ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के बैक वाटर में तैरने वाला जो लगाया उसकी क्षमता कितनी है? उसकी है 100 मेगावाट। ठीक है, तो दोहराएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हमको याद होगा, कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा सा ये वाला रिवाइज करें कि टोटल सड़क और पुल बनाने में 2024-25 में कितना पैसा लगा रही है सरकार बजट में? 10,000 करोड़ के आसपास था। और वो स्वास्थ्य वाला, पेयजल वाला कितना था? वो 10,279 के कुछ आसपास था, देख लेना उसको, ऐसा ही था। रिवाइज कर रहे हैं हम तो ऐसे ही बस। और एनर्जी की क्षेत्र में कितना लगा रही है सरकार? यहाँ पे ज्यादा लगा रही है, 19,000 के आसपास लगा रही है। तो ये डेफिनेटली बिल्कुल समझने वाली चीज है दोस्त। ठीक है, सिंचाई की थोड़ी सी बात कर लें। सिंचाई में क्या है? सिंचाई में देख लो साहब, क्या है सिंचाई में, देख लो। सिंचाई में क्या किया हुआ है इन्होंने, क्या कह रहे हैं कि 2025-26 तक, कब तक? 2025-26 तक, यानी कि जो 2024-25 चल रहा है ये भी नहीं, इसके बाद जो आएगा 2025-26, तो 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर, 2025-26 तक, याद रखना बहुत आसान है। 65 लाख हेक्टेयर जो इलाका है वो किसके अंडर में आना चाहिए? इरिगेशन, सिंचाई के अंडर में आना चाहिए।
और जब 2028-29 का साल आ जाएगा तो लगभग कितना इलाका सिंचाई के अंडर में आना चाहिए? 1 करोड़ हेक्टेयर। 65 लाख से उछल के सीधा 1 करोड़ 3 साल के भीतर भीतर पहुंचना चाहिए, ठीक है। और वर्तमान में साहब कितना इलाका मध्य प्रदेश का सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो 50 लाख हेक्टेयर। बहुत बढ़िया फैक्ट है दोस्त, याद रखेंगे। वर्तमान में, तो वर्तमान को मैं मान लेता हूं 2024, तो वर्तमान में कितना इलाका आता है सिंचाई में मध्य प्रदेश के अंदर? 50 लाख हेक्टेयर। कितना? 50 लाख हेक्टेयर। साहब याद रखना बहुत जरूरी है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल का इलाका सिंचाई के अंतर्गत आता है? 50 लाख हेक्टेयर। एक साल बीत जाएगा, 2025-26 आ जाएगा, तब का टारगेट कितना सेट किया है? तो 15 लाख हेक्टेयर बढ़ा दो, 65 लाख हेक्टेयर। और जब 2028-29 आएगा, यानी कि आज से 4 साल बाद, तब तक कितना इलाका सिंचाई के अंडर में आना चाहिए? 1 करोड़ हेक्टेयर। समझ गए आप बात को? जो व्यक्ति बजट पढ़ता है ना, अब 4 साल बाद इनका बजट उठा के देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि इन्होंने जो टारगेट सेट किया वो मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। खैर इतने आगे तक का तो अभी बात नहीं कर रहे, बट याद रखना बहुत ही ज्यादा सरल है इसको। 50, 65, 1 करोड़ हेक्टेयर, इतना हम याद रख लेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, एक योजना होती है जिसका नाम होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। कौन सी? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अब ये सरकार ने कब चालू की थी? तो 1 जुलाई 2015 में। तो ये भी लिखने की बात है। कितनी जुलाई को रही है? 1 जुलाई 2015, ठीक है। काम समझते हो ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि एक एक पानी की बूंद गिरे तो एक एक पौधा लगे, मतलब इतना ज्यादा एफिशिएंटली पानी का यूज करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आ, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो हमारा लक्ष्य हमने सेट किया था भारत की सरकार ने 1 जुलाई 2015 को, तो इसको पूरा करने के लिए टोटल कितनी सिंचाई प्रणाली चालू की गई हैं? 133, ठीक है। 133 वृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन है, मतलब अंडर वर्किंग है। तो आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, कि मध्य प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए टोटल कितनी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं? टोटल कितनी सिंचाई परियोजना अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं? तो 133 सिंचाई परियोजना अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, निर्माणाधीन है, ठीक है, ताकि हम ये लक्ष्य हासिल कर सकें। उसके बाद सुनो, उसके बाद सुनिए, जब ये 133 परियोजनाएं कंप्लीटली लागू हो जाएंगी, तब लगभग कितना लाख हेक्टेयर इलाका और आ जाएगा सिंचाई के अंडर में? तो लगभग 48 लाख हेक्टेयर इलाका और आ जाएगा सिंचाई के अंडर में, ठीक है। तभी तो उन्होंने कहा है कि अभी वर्तमान में 2024 चल रहा है और वो 2028 का सपना देख रहे हैं कि 2028 में हम कितना हेक्टेयर कर देंगे? 1 करोड़ हेक्टेयर। अभी कितनी है? 50 लाख हेक्टेयर। तो लगभग 50 लाख में 3-4 साल तो लगभग लगेंगी ये 133 परियोजनाओं को पूरा बनने में। तो जब तक ये बनेंगी तब तक 2028 आ जाएगा, 48 लाख हेक्टेयर का इलाका और आ जाएगा सिंचाई के अंडर में। 50 तो अभी चल ही रहा है, तो 50 में तुम 48 जोड़ दो, लगभग 98 लाख, वही हो गया 1 करोड़ हेक्टेयर के आसपास। तो सही उन्होंने कैलकुलेशन लगाया है साहब, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इसलिए सारा प्रैक्टिकल में आपको कर करके यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद देखना साहब, एक ये परियोजना है बेचारी, शुरू ही नहीं हो पाती, केन बेतवा लिंक परियोजना। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, 2005 में एक बार ये अप्रूव हुई थी, 2005 में। इस परियोजना में क्या है कि जो केन नदी का पानी है ना, वो बेतवा नदी में शिफ्ट करना है। आज तक इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये होगा तो पहला एग्जाम्पल सेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। अब इसकी कहानी शुरू हुई थी 2005 में, परंतु ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, बीच में बहुत इसमें रुकावट आ जाती है। 2021 के अंदर कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया कि साहब बनाओ, मतलब चल रही है, अब तो होगा इसका काम। और जैसे ये केन बेतवा लिंक परियोजना बन गई ना, इसमें कितना खर्च किया जा रहा है वो मत याद करो, पढ़ना है तो पढ़ लेना एक बार को। लेकिन तो केन बेतवा लिंक परियोजना से सबसे बड़ा फायदा कौन से इलाके का होगा? बुंदेलखंड क्षेत्र का। सिंपल, वो आपसे पूछेगा मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल डाल देगा।
तो आपको बताना होगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ देगी, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ देगी। और केन बेतवा लिंक परियोजना जब ये पूरी हो जाएगी तो टोटल कितने जिलों को फायदा मिलने वाला है, तो टोटल 10 जिलों को फायदा मिलने वाला है। अब उसके अंदर गांवों की संख्या मत याद करो, बस इतना याद रखो कि जैसे ही ये पूरी होगी तो बुंदेलखंड का क्षेत्र तो भैया मजे में आ जाएगा पूरा, और 10 जिलों को इस योजना का क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मैंने आपको बोल दिया कि जो केन नदी का पानी है वो काय में ट्रांसफर किया जाएगा, बेतवा नदी में। और ये तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम कोई डैम नहीं बनाओ, क्योंकि केन का पानी रोकोगे, बेतवा में ट्रांसफर करोगे तो डैम तो होना चाहिए ना बीच में। तो डैम का नाम सुन लो, दौधन डैम। कौन सा है? दौधन, दौधन, दौधन बांध। तो याद रखना कि दौधन बांध ये कौन सी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो दौधन बांध जो है केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र को फायदा मिलेगा, लगभग 10 जिलों को इसका जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। और ये केवल पानी की सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करेगी, ये आपको बिजली भी बना के देगी। अब दौधन बांध बनेगा तो दौधन बांध बनेगा तो बिजली तो बनवाएगा वो। तो लगभग लगभग ज्यादा नहीं 130 मेगावाट बिजली जो है बनवाई जाएगी इस परियोजना के चलते। ठीक है। अच्छा, अब मध्य प्रदेश ने राजस्थान के साथ भी एक एमओयू समझते हो, समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है। राजस्थान के साथ क्यों साइन किया है? क्योंकि एक और लिंक परियोजना शुरू करने की बात हो रही है। नाम क्या है लिंक परियोजना का? पार्वती काली सिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना। अब चूंकि राजस्थान का भी सेक्शन इसमें लग रहा है, तो मध्य प्रदेश ने किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान के साथ। नाम क्या है? वापस रिपीट करो, पार्वती काली सिंध और चंबल। ठीक है, पार्वती काली सिंध चंबल इंटरस्टेट अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना। ओके। अच्छा, अगर ये परियोजना तैयार हो जाएगी तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों को फायदा मिलेगा? वही सेम 10। तो केन बेतवा लिंक परियोजना में बन गई तो भी 10 जिलों को फायदा होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र वाले। और अगर ये राजस्थान के साथ जो हमने समझौता किया है पार्वती काली सिंध और क्या कहते हैं चंबल लिंक परियोजना का, तो इसका लाभ भी कितने जिलों को मिलेगा? मध्य प्रदेश के 10 जिलों को। कुछ फायदा राजस्थान के जिलों को भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में 10 जिलों को इसका जो है फायदा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लो साहब, एक चीज और देख लो, फिर हम आज यहीं पर एंड करेंगे इसको, है ना, सिंचाई वाले पर। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, यानी कि इसको आप बोलोगे अंग्रेजी में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। मैं लिख देता हूं आपके लिए, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। आप इसको एक प्रकार की अदालत मान लो। और ये अदालत क्या करती है? सुनो, नर्मदा नदी से जो जो राज्य पानी प्राप्त कर रहा है, अगर ये राज्य आपस में लड़ भिड़ जाते हैं कि भैया ये पानी हम लेंगे, ये पानी हम लेंगे, तो उस विवाद को कौन निपटाएगा? ये निपटाएगा नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। अब ये तुम्हारा जो ये जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ये कब बना है? तो इसकी तारीख तुम सुन लो, 6 अक्टूबर 1969। ये कब बना है? 6 अक्टूबर 1969 के तहत ये बना है। और एक्ट भी सुन लो, कौन से एक्ट के तहत बनाया? तो 1956 का। कौन से एक्ट के तहत बनाया? तो वो भी सुन लो, 1956 का अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, 1956 का ये एक्ट था। इस एक्ट के अनुसार 1969 में 13 साल बाद ये बनाया गया नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में इसको NWDT कहते हैं। अब ये पूरी कहानी हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो सुनो। तो ये जो पूरा ट्रिब्यूनल है ना, इसके अनुसार मध्य प्रदेश को कितना नर्मदा का पानी प्राप्त होता है? तो 18.25 MRF, यानी कि MRF यूनिट है जिसमें नापा जाता है पानी की क्वांटिटी को। MRF कह रहा हूं, MAF
MAF, MAF। तो कितना प्रतिशत पानी प्राप्त होता है मध्य प्रदेश को? 18.25। ठीक है साहब, याद रखना लगातार। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अनुसार मध्य प्रदेश को नर्मदा का कितना पानी प्राप्त होता है? तो 18.25 MAF। इस संख्या को आप याद रखिएगा, ठीक है। और बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा खास नहीं है। फिर लास्ट में उन्होंने बोल दिया है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए साहब, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2024-25 में आने वाले वर्ष में सरकार ने कितना पैसा अलग रखा है? तो लगभग 13,000 करोड़। ठीक है, तो देखो भैया, हमने बहुत सारी हेडिंग करी। जो रोड वाला था, सड़क वाला और पुल वाला, उसमें तो भैया 10,000 करोड़ के आसपास का पैसा लगाएगी सरकार आने वाले साल में। और जो पेयजल वाला था, पानी वाला, उसमें लगभग सरकार 10,279 करोड़, है ना, अप्रोक्स बता रहा हूं। उसके बाद फिर हमने ऊर्जा वाला पढ़ा, एनर्जी वाला, तो एनर्जी में सरकार लगभग 19,000 करोड़ लगा रही है। और सिंचाई में लगभग सरकार आने वाले वर्ष में कितना पैसा लगा रही है? 13,000 करोड़ लगा रही है। तो साहब आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये एक बैच फॉर्मेट है। डेली हम कुछ कुछ क्वांटिटी पढ़ेंगे, लगातार इसको आगे बढ़ेंगे। डेली मैं आपके लिए लेक्चर्स लेके आऊंगा। मुझे बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और साहब गलती से भी तुमने पूरी वीडियो नहीं देखी है, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो इंट्रो वाला सेक्शन था वो अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की कमी हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आ पाएगा। मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा क्लैरिटी चीजों में आपके लिए लेके आ पाऊं उतना मैं लेके आऊं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि सर की तबीयत खराब है क्या, बड़े धीमे धीमे से बोल रहे हैं। अब देखो यार, सुबह 5 घंटे के लेक्चर हो जाते हैं, लास्ट में मैं जाने से पहले यूट्यूब का लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, तो एनर्जी की कमी नहीं है। अब मैं इतना हाय तौबा उछल कूद काय को करूं? डेटा वाला काम है, डेटा वाले काम पे जोड़ दे तो रहा हूं, और इससे ज्यादा क्या जोड़ देंगे? ज्यादा उछलेंगे कूदेंगे तो डेटा ही भूल जाएंगे फिर हम, समझ रहे हैं आप बात को। तो यहां से फिर मैं दोस्त आगे कंटिन्यू करूंगा इसको कल, और सेकंड नंबर के लेक्चर में आपसे मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर। और मेंस का ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो साहब फटाफट ऐप डाउनलोड कर लो। 11 जुलाई 2024 से पहले पहले कर लो, क्योंकि 11 जुलाई 2024 तक उस पर डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है। बाद में वो कंपनी, ऐप प्रोवाइडर कंपनीज कब उसको प्रोवाइड करती हैं, हमारे हाथ में भी नहीं होता। तो जितना जल्दी कर सको आप उसको कर लो, अगर जरूरत है तो करना, ऐसा नहीं। सेल्फ स्टडी से कर सकते हो मेंस, तो वीडियो देखो, सेल्फ स्टडी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करना है तो कर लो, फिर ज्वाइन कर लो, पढ़ो हमसे ऑनलाइन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया आपका।